गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। देखिए, आज का हमने टॉपिक जो पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट, कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से इफेक्ट करता है। देखिए, जनरली जो कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है ना। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि ए कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट किसी भी रिएक्शन की रेट को, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। जनरली हमने ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन कैटलिस्ट हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट इज अ सबस्टांस विच जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक खास बात क्या होती है कि ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ तो करता है लेकिन खुद रिएक्ट नहीं करता आपके केमिकल रिएक्शन में। अपने अंदर उसके कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती है। वो जाता है रिएक्शन में, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कराएगा, रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा और देन उसके बाद जैसा गया था वैसा ही बाहर आ जाता है। मतलब उसकी खुद की केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये बहुत खास बात होती है कैटलिस्ट की, कि वो सिर्फ रिएक्शन कराता है वहाँ पे जाके, और खुद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जैसा गया था वैसा ही बाहर आ जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इट। क्लियर। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये पोर्शन डिस्कस करेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मल कुछ दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस पे जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उनके पास क्या रहती है, एक एवरेज एनर्जी रहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट के, उनके पास क्या रहती है, एक एवरेज एनर्जी रहती है। मैं अगर इस एक्सिस को बना लूँ कि ये एक्सिस मेरी एनर्जी की एक्सिस है, क्लियर, एंड दिस एक्सिस इज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। मैं ग्राफिकली आपको ये सारा समझा दूंगा कि कैसे कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, इसको ध्यान से देखना। ये हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एनर्जी एक्सिस बना ली मैंने और एक प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन की, जिस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, क्लियर। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस पर मोस्ट ऑफ द जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक एवरेज एनर्जी होती है। मैं मान लेता हूँ उन सभी के पास, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के पास ये एवरेज एनर्जी है। और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन तभी होती है जब क्या होता है, आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। जब तक वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक आपका जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन सारे के सारे कोलिजन भी जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हीं कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कि जिन कोलिजन्स में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास, जिन कोलिजन में, वही कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे जिन कोलिजन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं हम उसको, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, क्लियर, कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास एवरेज एनर्जी होती है नॉर्मल कंडीशन पर, लेकिन वही जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं कोलिजन पर प्रोडक्ट बनाएंगे जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो नॉर्मल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोलिजन को इफेक्टिव करना है, अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है, तो एवरेज एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को है, मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी थ्रेशहोल्ड के बराबर करनी पड़ेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर थ्रेशहोल्ड का कहीं यहाँ पर पॉइंट है कि ये एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड की है, तो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा, है ना। अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके का बनेगा। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है किसका, थ्रेशहोल्ड एनर्जी का। तो एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी गेन करनी पड़ेगी थ्रेशहोल्ड के बराबर पहुंचने के लिए। और वो एनर्जी क्या है,
अगर हम देखें तो वो एनर्जी इतने अमाउंट की है, ये एवरेज एनर्जी थी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये जो बीच वाला एनर्जी गैप है, इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर लेके जाएं और बाद में क्या करें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें। तो ये जो गैप होता है, ये जो एनर्जी गेन करते हैं मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाने के लिए, इस एनर्जी को बोला जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए से लिखा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। क्लियर। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, एवरेज एनर्जी, और अगर उनको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है तो उनको अपनी एनर्जी लेके जानी पड़ेगी थ्रेशोल्ड के बराबर। क्लियर। और मतलब उनको एनर्जी गेन करना पड़ेगा। तो एवरेज एनर्जी से थ्रेशोल्ड में जाने तक जितनी एनर्जी वो गेन करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक एनर्जी का बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ता है किसको, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, अगर वो चाहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना। क्लियर। तो मतलब इतनी एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा कोई एवरेज एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, तो वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर। तो अगर किसी तरीके से हम लोग इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ग्राफ बना के देखें तो वो इस तरीके का बनता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट के नीचे रहती है, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, तो उनकी एनर्जी हमेशा ही कम आती है। क्लियर। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जिसमें वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है। मान लेते हैं कि जब हम कैटलिस्ट डालेंगे तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब देखो, जब हमने कैटलिस्ट डाला तो अब इस ग्राफ की पीक क्या है, ये, नाउ दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी इसके, मतलब अब इसने क्या किया, कैटलिस्ट जब हमने डाला उसने इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, अब ये होगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मेन मतलब कहने का क्या है कि कैटलिस्ट ने क्या करा, रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराया। क्या कराया, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराया। उस अल्टरनेट पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कम थी, उसकी वैल्यू क्या थी, कम थी। तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी अब, तो कम एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे मॉलिक्यूल, तो इसलिए वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या कर देंगे, जल्दी कर देंगे। और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपकी जल्दी होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड के बराबर लेके जाएंगे तभी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो थ्रेशोल्ड तक ले जाने के लिए मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एनर्जी कुछ गेन करनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जिस अल्टरनेट पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो मतलब कम वैल्यू गेन करके ही उनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, थ्रेशोल्ड के बराबर। सिंपल सा फंडा समझना क्या है कि कैटलिस्ट क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा, रिएक्शन को कोई दूसरा पाथ प्रोवाइड करेगा, उस दूसरे पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मतलब एनर्जी बैरियर को वो क्या कर देगा, ये जो एनर्जी बैरियर पहले बहुत बड़ा था उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब एनर्जी बैरियर को छोटा कर देगा, तो जल्दी ही मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके अपनी एनर्जी को कहाँ ले जाएंगे, थ्रेशोल्ड के बराबर, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर को लो कर देता है, लोअर्स द एनर्जी बैरियर इन बोथ द डायरेक्शन, इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, लो कर देता है। इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में क्या करता है कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट को कम कर देता है। क्लियर। एनर्जी बैरियर को, सॉरी, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, कैसे, एनर्जी बैरियर को कम करके, लो करके उसको। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट
दोनों साइड क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में एनर्जी बैरियर को लो करता है, ठीक है। मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एनर्जी बैरियर को लो करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एनर्जी बैरियर को लो करेगा, ठीक है। मतलब दोनों ही डायरेक्शन में वो रेट को इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बहुत जल्दी होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन भी की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, उसका भी रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में एनर्जी बैरियर को लो कर रहा है। तो दोनों ही डायरेक्शन का, फॉरवर्ड डायरेक्शन का भी रेट बढ़ेगा रिएक्शन का, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। तो जब दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपका रिएक्शन का जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब। देखो सिंपल सा फंडा है, क्या करता है ये, बोथ फॉरवर्ड, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जैसे रेट को इंक्रीज करता है। जितना रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का इंक्रीज करेगा उतना ही रेट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन का भी ये इंक्रीज करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब दो द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अर्लियर। जल्दी रीच कर जाएंगे हम लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जल्दी आ जाएगी लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगी। जिन कंडीशंस पे आनी है उन्हीं कंडीशंस पे आएगी। क्लियर, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन की। जैसे हमारे पास H2 एंड O2 है, ठीक है। H2 और O2, H2 भी आपकी गैस नेचर की है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन भी हमारी गैसेस नेचर की है। क्लियर, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ऐसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखते हैं ना किसी कंटेनर में, तो आप लोग इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हो, ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालेंगे, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रोसेस में हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो जो बड़ी जल्दी से रिएक्शन हो जाती है और किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वैसे ये दोनों अगर आप प्लेटिनम कैटलिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इन दोनों गैसेस को इनडेफिनेट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये रिएक्ट नहीं करती नॉर्मली जल्दी, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग प्लेटिनम कैटलिस्ट डालेंगे तो ये एकदम से एक्सप्लोजिवली क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बना देंगी, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगी। फिर जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे N2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो नॉर्मली ये भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करें, अगर यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करें आयरन एंड प्रोमोटर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर मॉलिब्डेनम। हमारा जो आयरन है यहाँ पर कैटलिस्ट रहता है और मॉलिब्डेनम क्या रहता है, हमारा प्रोमोटर। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और प्रोमोटर क्या करता है, फर्दर क्या करता है, रिएक्शन के रेट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपकी जो कैटलिस्ट होता है उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन के रेट को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। कैटलिस्ट इंक्रीज तो कर रहा है, प्रोमोटर और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, मतलब इसकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी को। क्लियर, ये बढ़ा रहा है रेट, प्रमोटर फर्दर आगे और रेट बढ़ा देगा, तो एक कैटलिस्ट दूसरा प्रमोटर। क्लियर, और साथ में यहाँ पर कुछ प्रेशर भी रहता है, कुछ प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है हमें, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी इस रिएक्शन को हमें देना पड़ता है। क्लियर, और किसकी फॉर्मेशन होती है फिर, एमोनिया की, और वो भी क्या है, गैसेस नेचर। क्लियर, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो नॉर्मली ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। कारण क्या है, कैटलिस्ट डालते ही रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ मिलता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पहुंच जाती है किसके बराबर, थ्रेशोल्ड के बराबर, और वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट।